मित्रों, मुझे आपके साथ मेरे विचार रखते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप सब लोग इस देश को विकास की ओर गति से ले जा सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आप सब लोग इन्वेस्टर हो और हमारे देश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम सबको है, और इसका उपयोग अगर ठीक प्रकार से हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आप सब लोग वही हो कि जो प्रॉब्लम्स, समस्याओं को भी सुसंधि में रूपांतरित करने की क्षमता रखते हो। जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी 9 स्टेट में रूलिंग पार्टी करके हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस, एंड लेट इट बी ए पॉलिटिक्स फॉर 21st century, इट इज फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। The important two things which are related with the subject for our industrial growth and agriculture growth are two important sectors. And for industrial investment, capital investment, we need water, power, transport and communication. And for the agriculture, we need water, that is water management, seed, fertilizer, power, and at the same time capital with a lower cost, low interest. स्थिति तो ऐसी है कि मर्सिडीज गाड़ी अगर लेनी है तो 8.5% इंटरेस्ट रेट है, और ट्रैक्टर खरीदना है तो 13% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर एग्रीकल्चर की परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, और गवर्नमेंट के लेवल पर लगातार आप सबको पता है कि प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन, इसके कारण आज देश की स्थिति बहुत कठिन हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, इन सब देशों में इन्फ्लेशन का रेट 2% से कम है, और हमारा इन्फ्लेशन रेट आज का मुझे पता नहीं, पर 11% प्लस ज्यादा ही इन्फ्लेशन का रेट है। जो प्लानिंग कमीशन में जो 5 रिपोर्ट सरकार को मिली है, उसमें से सेनगुप्ता, सक्सेना, तेंदुलकर, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन बैंक, ऐसे 5 रिपोर्ट मिले हैं। उसमें से सक्सेना साहब ने कहा है कि हमारे देश की 90% ऑफ द पॉपुलेशन इनकम पर डे इज लेस देन $2। और सक्सेना जी ने आगे ये भी कहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका रोज इनकम 20 रुपए से कम है। आप इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा देश कंज्यूमर का सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे देश में है, पर उसका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, उसकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ये ट्रेडिंग में ग्रोथ कैसी आएगी? और इसके कारण जो बेसिक रीजंस हैं उसकी ओर अभी भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने इस बात का विचार करने के लिए शुरुआत की है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। किसी भी देश के लिए, किसी भी कारपोरेट के लिए, या किसी भी व्यक्ति जो कहीं भी काम कर रहा है, उसको दूर का सोचने के लिए विजन की आवश्यकता है। हमारे यहां मजाक में कहा जाता है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन and every socio-economic reformer thinks from century to century. आवश्यकता यही है कि हमारे देश की कोई ब्लूप्रिंट बने, और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि हमने इस कार्य को शुरुआत की है कि इंडिया विजन 2025, और करीब 55 सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग ये कोशिश करें कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार की मॉडल को तैयार करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें हम लोग अनेक लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बीच में CII के भी प्रेसिडेंट और उनके टीम के साथ भी हमारी चर्चा हुई, और बहुत से लोग इसके ऊपर उनके सजेशंस हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला था कि देश में आज इंडस्ट्री की अवस्था ऐसी है कि हमारे पास 55% लोगों को बिजली नहीं मिलती, और 55,000 मेगावाट का पावर शॉर्टेज है, और 12 प्लान में कोयला अवेलेबल नहीं है।
न्यूक्लियर पावर की चर्चा बहुत हो रही है, पर उसकी कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट 16-17 करोड़ रुपए है। अभी नई पॉलिसी सोलर एनर्जी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सरकार ने जाहिर की थी, उसमें 1 और 2 मेगावाट 150 मेगावाट के लिए केवल रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो मैंने उनको 3 दिन पहले ही पत्र लिखकर मांग की है कि आप रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हो? जितने लोग आना चाहते हैं उतने लोगों को आने दो, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना इन्वेस्टमेंट करने दो, अलाउ पीपल टू वर्क। आप एक रेट तय करो कि सोलर पावर आप क्या भाव से लेंगे। और मेरा विश्वास है कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में अगर लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आती है और लोग आते हैं तो 2 साल में 2-3 हजार मेगावाट का भी काम अगर शुरू हो जाता है और इंडिजिनियस मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा तो कॉस्ट 7 से 8 करोड़ रुपए तक आएगी। और अगर इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतनी लैंड हमारे पास है, वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, उसमें अगर हम सोलर का उपयोग करते हैं तो एक पावर जनरेशन का अच्छा स्रोत हो सकता है। जहां तक हमारे हाइड्रो पावर का पोटेंशियल का संबंध है, उसमें स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 45,000 मेगावाट का पावर पोटेंशियल है, उत्तराखंड में 50,000 मेगावाट का है। पर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो नियम इस प्रकार से बने हुए हैं कि हाइड्रो पावर का पोटेंशियल होने के बाद भी मुश्किल से 2,500 और 3,000 मेगावाट के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। अगर पावर ही नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कहां से आएगी? इंडस्ट्री नहीं आएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा? और इनकम नहीं बढ़ेगा तो आपका मार्केट में तेजी कैसे आएगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम जिसकी आज आवश्यकता है। और पावर इज वन ऑफ द सेक्टर जिसकी परिस्थिति बहुत खराब है। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में और एक पावर के बारे में भी मुझे लगता है जिसमें आप लोगों ने निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि 12 प्लान में कोल अवेलेबल नहीं है। इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें मुझे लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े प्रमाण पर माइंस एक्वायर करनी चाहिए, जहां की कैलोरिक वैल्यू इंडोनेशियन कोयले की 5,000 के ऊपर है, 7,500 तक कैलोरिक वैल्यू है और ऐश परसेंटेज भी कम है। और बड़े प्रमाण पर पोर्ट के बाजू में अगर हम लोग पावर प्रोजेक्ट डालते हैं इंपोर्ट कोल के ऊपर, तो आज उनको भी कमाई अच्छी है और देश की भी आवश्यकता दूर हो सकती है। और पावर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है और मुझे लगता है कि उसके सिवा हम आगे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड और हिमाचल के लग बाजू में चाइना में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 18,000 मेगावाट का तैयार हुआ है। वो 18,000 मेगावाट पावर जनरेट करता है एक ही प्रोजेक्ट। और हमारी अवस्था ऐसी है कि हमारे प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एक्ट के कारण लटके हुए हैं। जो कोल माइंस मिली हुई है उसमें भी, जो मिली हुई माइंस थी उसमें भी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लिया है। हमको एनवायरमेंट चाहिए, फॉरेस्ट भी चाहिए और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी चाहिए। दोनों के बीच में अगर कोई समन्वय नहीं रहेगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी होगी। बाकी आयरन ओर के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने आयरन ओर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बैन करना चाहिए। जो वैल्यू एडिशन है वो करेगा उसी को हमको और देंगे, इस प्रकार की भूमिका लेनी चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी खड़ा होगा और देश के तरक्की के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से काफी अच्छा नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसमें तो आज कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा झगड़ा पानी के कारण हो रहा है। पानी में बहुत बार आज स्थिति ऐसी है कि जहां हमने बड़े बड़े डैम तैयार किए, आज पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम है कि कोयला अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, पर पानी नहीं मिल सकता। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो पानी का रिजर्वेशन है वो अगर इंडस्ट्री को देते तो वहां लोगों में बड़ा असंतोष निर्माण होता है। और इसलिए एक प्रयोग मैंने हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे शहर में किया है कि जो सीवेज का वाटर है उसको रिसाइकलिंग करके पावर को 120 MLD वाटर हम महाराष्ट्र सरकार की जनरेशन कंपनी को दे रहे हैं। मैंने ऐसे ही मुंबई का कैलकुलेशन किया था, तो मुंबई में जितना पानी, गंदा पानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा समुद्र में छोड़ा जाता है, वो अगर निकाला जाए तो उससे कम 40,000 मेगावाट पावर तैयार हो सकती है। इतना पानी समुद्र में हम भेजते हैं और पानी पूरा समुद्र गंदा करते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि सब एनवायरमेंटलिस्ट इसका विरोध करते हैं। जब वरई बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट के बारे में अंग्रेजी अखबार के खूब लोग उसके विरोध में लिखते थे, तो मैंने एक दिन तय किया कि हमारे अधिकारियों के साथ सबको मैं यहां आपके बांद्रा के इसमें लेके आया
और वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि सब मछलियां मर जाएगी। जब हम आए तो वहां देखे तो उन्होंने देखा, मैंने पूछा यहाँ समुद्र का है? तो बोले ये गटार है। तो मैंने उनको पूछा गटार में मछली होती है क्या? बोले नहीं। तो मतलब आप क्यों लिख रहे हो? और इसलिए एक एक प्रोजेक्ट को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस हाईवे, पर इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो पहली बात, आगे जाने के लिए हमको इस कानून में सिंप्लीफिकेशन में लाना होगा और उसके साथ साथ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का भी रक्षण करना होगा। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच को स्वीकारना होगा। मुंबई के एयरपोर्ट की अभी आज ही मैंने टीवी पर देखा कि हमारे महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। आज दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, और आज मुंबई एयरपोर्ट की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से मुंबई आने के समय जो है वो पहुंच जाते हैं, पर एक एक डेढ़ घंटा ऊपर में घूमना पड़ता है। कितना फ्यूल वेस्टेज होता है। नए एयरपोर्ट की आवश्यकता है और उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस और इतने डिबेट होते हैं कि आज स्थिति ऐसी होगी, इसमें कितना नेशनल लॉस है इसका कोई हिसाब नहीं करता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट में हाईवेज की स्थिति, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे सौभाग्य मिला कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई थी और उसमें पहली बार देश में गांवों को जोड़ने वाली 60,000 करोड़ की एक योजना तैयार हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उसी समय दूसरी योजना तैयार हुई नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग करने की। बहुत दिल्ली में चर्चा चलती थी कि पैसा कहां से आएगा। और जब रिपोर्ट देने के समय मैंने प्राइम मिनिस्टर को सुझाया कि आप छोटा सा काम करिए कि पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे लीटर सेस लगाइए, 25 पैसे नेशनल हाईवे को और 25 पैसे रूरल रोड को दीजिए, उसमें से काफी अमाउंट मिलेगी और 6 साल में हम योजना को पूरा कर सकेंगे। अभी तक किसी ने एजिटेशन भी नहीं किया, किसी को पता भी नहीं चला, पर ये 50 पैसे ने चमत्कार किया और हमारे आज करीब 39,000 करोड़ खर्चा करके करीब 1,80,000 गांव को मजबूत सड़क बनाई गई। और नेशनल हाईवे का तो नेटवर्क आपने कितना बड़ा तैयार हुआ है आपने देखा है। अब केवल 4 लेनिंग से चलेगा नहीं, अब हमको एक्सप्रेस हाईवे नेटवर्क फॉर मेट्रो सिटीज, दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री। आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाइए तो 400-400, 500-500 किलोमीटर लोग अपने गाड़ी से ही जाते हैं क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं। अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड जैसे रोड अगर हम मुंबई बेंगलोर, बेंगलोर दिल्ली, बेंगलोर चेन्नई, चेन्नई मुंबई, कलकत्ता, ये सब मेट्रो सिटीज के लिए नेशनल हाईवे से अगर जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्लानिंग अभी बनाने की आवश्यकता है। और इसमें से मेरी खुद की ऐसी मान्यता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपने भी अवेयरनेस निर्माण करने के लिए सहकार्य करना चाहिए, कि सरकार ने सब चीजें करनी चाहिए, ये कोई बराबर नहीं है। आपके लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट इंडिया बुल ने लिया था, उन्होंने 90 पैसे यूनिट से पावर देने की तैयारी बताई। एक जगह रिलायंस ₹1.19 दे रहा है, ₹1.45 से मिल रहा है। और हमारे गवर्नमेंट कारपोरेशन के कॉस्ट ₹2.40, ₹3.25 तक आती है। तो लोग अगर सस्ते में पावर देने के लिए तैयार है तो बजट के पैसे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके लिए क्यों करनी चाहिए, चाहे जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन हो। जहां जहां संभव हो वहां वहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना चाहिए और ये इकोनॉमिकली वायबल है। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मुंबई पुणे एक्सप्रेस है और जो फ्लाईओवर्स बने हैं, ये 1800 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब पब्लिक प्राइवेट